नमस्कार सभी को। मैं विकास बाबू भटनेर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। काफी दिनों से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही हैं और आपको मिल भी रहे हैं। तो अपनी मध्यकालीन भारत चल रहा था जिसमें दिल्ली सल्तनत अपनी की जा चुकी थी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य, ठीक। पूरी बात करेंगे किन परिस्थितियों में स्थापना हुई, कैसे स्थापना हुई। तो देखो, अगर अपने बहमनी साम्राज्य को पढ़ना है उससे पहले अपने को पढ़ना होगा मोहम्मद बिन तुगलक को। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अपने पढ़ के आए हैं किस प्रकार से 1325 से लेके और 1351 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। एक कहा जाता है कि दिल्ली का सबसे योग्य शासक था, सबसे ज्यादा विद्वान भी था और इसने अपने कार्यकाल के दौरान या शासनकाल के दौरान बहुत से नवीन प्रयोग किए थे। मुख्य रूप से अपने इनकी 5 योजनाओं को पढ़ के आए हैं। इन्हीं 5 योजनाओं में एक राजधानी परिवर्तन भी था जो कि दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी को बनाया गया था। अब इन 5 योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं किया गया और जब लागू नहीं किया तब पूरे साम्राज्य में विद्रोह हो रहे थे और सबसे ज्यादा विद्रोह इस समय दक्षिण भारत में हुए थे। और इन्हीं विद्रोहों के दौरान कुछ नवीन राज्यों की स्थापना होती है, कुछ साम्राज्यों की स्थापना होती है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो इन विद्रोहों के बीच में 2 प्रमुख राज्य स्थापित हुए। एक था दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य और एक था दक्षिण भारत का बहमनी साम्राज्य। तो अगर मैं मैप पर बात करूं, एक छोटे से मैप के द्वारा अपने समझने का प्रयास करें, ये जो क्षेत्र था ये यहां था गुजरात, और गुजरात यहां मालवा, और इस मालवा और गुजरात के नीचे का जितना भी भूभाग था ये सारा का सारा दक्षिण भारत कहलाता है, जिसको अपने प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। इसी में यहां पर ऊपर बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई, बहमनी साम्राज्य। और इस बहमनी साम्राज्य की पहले तो सीमा थी थोड़ी इस प्रकार, हालांकि इनके बीच के ये जो यहां का क्षेत्र है वारंगल, इस वारंगल को बाद में जीता जाएगा। बहुत से क्षेत्र है, जब आगे नए नए बहमनी वंश में शासक बनेंगे तो वो अपने हिसाब से क्षेत्र का विस्तार करते जाएंगे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके जो नीचे का क्षेत्र था ये था आपका विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 ईस्वी में और वहीं बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी। अच्छा, इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र था ये था तुंगभद्रा और ताप्ती के बीच का, यानी दो नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र था। इसको कहा जाता था रायचूर क्षेत्र, रायचूर क्षेत्र, ठीक है। और ये वारंगल, यानी अब जो मैंने मैप बनाया है ये उस बहमनी का है जब वो सबसे ज्यादा उत्कर्ष पे थी या जिसमें सबसे ज्यादा साम्राज्य था। हालांकि इससे पहले दौलताबाद, वारंगल और उसके बाद उड़ीसा, और इसी प्रकार से अगर तेलंगाना का अपने देखते हैं क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों को बाद में जीता गया। लेकिन जिस समय साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय दक्षिण भारत के 2 प्रमुख क्षेत्र थे, एक था विजयनगर और एक था बहमनी साम्राज्य। और अपनी बात करते हैं 1347 ईस्वी के आसपास। लेकिन थोड़ी सी मैं जानकारी आपको थोड़ी सी पहले दे देता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक वो पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत का विलय पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत में कर दिया। हालांकि अगर दक्षिण भारत को जीतने की बात करें तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अभियान किया गया था, जब ये कड़ा और माणिकपुर का सूबेदार था। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल की यह घटना है, लगभग 1296 के आसपास। और जब अलाउद्दीन खिलजी खुद सुल्तान बन गया उसके बाद मलिक काफूर को दक्षिण भारत की जीत का श्रेय दिया जाता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद का जो शासनकाल है, हालांकि मुबारक खिलजी ने दक्षिण को प्रत्यक्ष रूप से मिलाने का प्रयास भी किया था, लेकिन पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत में इस पूरे दक्षिण क्षेत्र को मिलाने का कार्य किया था मोहम्मद बिन तुगलक। और जब पूरी दक्षिण को मिला लिया गया उस समय सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार इसी मोहम्मद बिन तुगलक का था दिल्ली सल्तनत में। और इस दक्षिण के प्रांतों को कुल 23 प्रांतों में बांटा गया और इन प्रांतों को कहा जाता था अकलीम, इन प्रांतों को अकलीम कहा गया था, ठीक। हालांकि ये जो प्रांत थे ये बाद में आगे और विभाजित थे। जैसे एक तो इसमें थे ग्रामीण जिले, ग्रामीण जिले, और इन ग्रामीण जिलों को कहा जाता था शिक। इसी प्रकार एक क्षेत्र थे नगरीय जिले,
और इन नगरीय जिलों को कहा जाता था मदीना। ठीक, तो ये कुछ आपको दक्षिण भारत की शब्दावली का भी पता होना चाहिए। दक्षिण भारत की शब्दावली आपको आनी चाहिए। यानी कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि दक्षिण भारत की शब्दावली है वो अपने यहाँ उत्तर भारत में उतना इसको नहीं पढ़ा जाता या नहीं देखा जाता, तो वहां थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है। अच्छा, अब इस प्रकार से 23 प्रांत अकलीम और इनका आगे विभाजन हुआ। इन 23 प्रांतों पर प्रशासन करने के लिए, यानी जब दक्षिण भारत पूरी का विलय हो गया तो प्रशासन भी अपने ही व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी भी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी। तो एक तो राजधानी परिवर्तन के समय जो लोग गए थे, और एक खुद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने हिसाब से कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को कहा जाता था अमीर ए सादा है, अमीर ए सादा है, और आम बोली में इनको कहा जाता था सादी। यह भी आपको ध्यान रखना है कि सादी किन्हें कहा जाता था। तो उत्तर से दक्षिण भारत आए हुए वे व्यक्ति जिनको दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया था, उनको सादी कहा जाता था। और वैसे इस सादी शब्द की अपने और व्याख्या करते हैं तो इनकी जो नियुक्ति होती थी वो लगभग 100 गांवों के ऊपर होती थी, 100 गांवों पर नियुक्त। ठीक, तो ये थे आपकी सादी। अच्छा, और जब अमीर ए सादा यानी सादी को प्रशासन में महत्वपूर्ण पद दिए गए, उसमें इनके दो काम होते थे। एक तो जनता से जो राजस्व वसूल करना है वो इन्हीं के द्वारा वसूला जाएगा, और दूसरा सैनिक कार्य भी यही करेंगे। तो दक्षिण भारत की जो जनता थी, उस जनता को ये लगता था कि यही हमारे वास्तविक शासक हैं, और फिर एक भावनात्मक जुड़ाव होता गया। पूरे दक्षिण भारत में बहुत सादी अमीर थे और वे शक्तिशाली भी थे, क्योंकि इधर तुगलक सुल्तानों को इतना समय नहीं था कि वो दक्षिण को जाके पुनः अपनी सल्तनत में मिलाते। 1347 की ये विद्रोह की घटना है। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई। उसके बाद फिरोज तुगलक शासक बना, तो उसने साम्राज्य विस्तार के लिए कोई कार्य किए। तो अब ये सारी चीजें हैं, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय अपने ये याद रखना है कि अमीर ए सादा या सादी कौन थे, तो इनको दक्षिण में प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया। और ये जो विभाजन है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक कुल 23 प्रांत जिनको अकलीम कहा गया था। अब 1347 में इन दक्षिण यानी सादी वर्ग द्वारा विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक खुद भड़ोच आया था। भड़ोच ये क्षेत्र इधर। अब ये भड़ोच आया, लेकिन भड़ोच आने के बाद इसने अपना जो दक्षिण का वायसराय था, यानी इस सादी के अलावा एक गवर्नर की भी नियुक्ति की गई थी जो पूरे दक्षिण भारत पर निगरानी रख सके। और इस समय जो आपका गवर्नर था, उस गवर्नर का नाम था आली उल मुल्क। तो दक्षिण भारत का वायसराय या गवर्नर आली उल मुल्क। और ये जो सादी वर्ग का विद्रोह होता है, इन विद्रोहियों का नेता था इस्माइल मक। मैं चेंज कर देता हूं। ये जो सादी वर्ग है, इनके द्वारा जो विद्रोह हुआ, इनका जो नेता था, इस नेता को कहा गया इस्माइल मक। ये भी एक अफगान था, तो अफगान भी मिलता है इसका। सादी वर्ग का एक जो गुट था या जो विद्रोह करने वाले लोग थे, उन्होंने अपना नेता बनाया था इस्माइल मक को। और आली उल मुल्क उस समय दक्षिण भारत का गवर्नर था। तो सुल्तान खुद भड़ोच आ गया, और भड़ोच आके उसने आली उल मुल्क यानी वायसराय को आदेश दिया कि सभी सादियों को और इनके नेताओं को दौलताबाद में इकट्ठा किया जाए। अब आली उल मुल्क ने इस्माइल मक को आदेश दे दिया कि भाई तू सभी का नेता है, जाके इकट्ठा कर सभी को दौलताबाद। ये जब सारे एक हुए, इसने जाके संदेश दिया, तब सभी लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि इस समय तुगलक वंश का पतन हो रहा है, हर जगह विद्रोह हो रहे हैं, तो क्यों न हम भी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते। और इसी बात को लेके इस्माइल मक के नेतृत्व में दक्षिण भारत में विद्रोह हो गया। इस विद्रोह को दबाने में इतना टाइम मोहम्मद बिन तुगलक के पास था नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक आपके भड़ोच में था, लेकिन वहां से उसी समय गुजरात में विद्रोह हुआ तो गुजरात भाग गया। उसके बाद जब सेना भेजी गई और खुद गया, तब ये सारे के सारे लोग इकट्ठे होके एक दौलताबाद दुर्ग था, उसमें इकट्ठे हो गए। अब मोहम्मद बिन तुगलक की सेना ने पूरे दौलताबाद दुर्ग को घेर लिया। और इसी समय फिल्मी हीरो की तरह आगमन होता है हसन गंगू नामक एक व्यक्ति का।
मैं लिख देता हूं। एक व्यक्ति हीरो की भांति एंट्री लेगा, उस व्यक्ति का नाम था हसन गंगू। इसकी भी अपनी पूरी बात करेंगे, कौन था क्या था। अभी बात क्या चल रही है कि सादे वर्ग ने विद्रोह किया, इस्माइल मक इनका नेता था, और ये सारे दौलताबाद के किले में बैठे हैं, और दौलताबाद के किले को दिल्ली सल्तनत की शाही सेना ने घेर रखा है। इस दौरान हसन गंगू अपनी एक सैनिक और कुछ योग्य व्यक्तियों को लेके आता है, और आके इस दौलताबाद किले से अपने साथियों को यानी इस्माइल मक को और बाकी लोगों को यहाँ से रिहा करवाता है। उस समय हसन गंगू की एक धाक जम गई थी। हसन गंगू एक योग्य व्यक्ति था। तो जब ये दक्षिण भारत का विद्रोह सफल हो गया, तो यहाँ के जो विद्रोही थे, सादी लोग थे, इन्होंने अपना नेता चुना इस्माइल मक को। लेकिन ये इस समय बूढ़ा भी था और शासन के योग्य भी नहीं था, क्योंकि अगर किसी नए राज्य की स्थापना हो रही है तो उस दौरान प्रारंभिक जो 2-4 शासक होने चाहिए वो योग्य होने चाहिए, नहीं तो इस नए राज्य का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसी बात को देख के इस्माइल मक ने अपनी संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सत्ता, यानी दक्षिण भारत की जो सत्ता इसको प्राप्त हुई है, वो सारी की सारी इस हसन गंगू नामक व्यक्ति को सौंप दी। और उसके बाद हसन गंगू नामक व्यक्ति ने 11 अगस्त 1347 को 11 अगस्त 1347 को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह नाम से राज्याभिषेक करवा लिया, और इसी के साथ स्थापना होती है एक बहमनी साम्राज्य। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी कहानी की किस प्रकार सादे वर्ग द्वारा विद्रोह किया गया। सुल्तान खुद भड़ोस आया, लेकिन गुजरात में विद्रोह हुआ तो वापिस आ गया। हसन गंगू की एंट्री होती है। हसन गंगू ने अपने साथियों को छुड़ाया, और उसके बाद 11 अगस्त 1347 को स्वतंत्रता के साथ या स्वतंत्र शासक की भांति बहमनी में अपना राज्याभिषेक करवाया। और इसी बहमन शाह, पूरा का पूरा मैं नाम लिख देता हूं, यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है। और इस व्यक्ति ने इस बहमनी साम्राज्य पर शासन स्थापित किया, और पहला जो वंश स्थापित हुआ वो था बहमनी वंश, बहमनी राजवंश, ठीक। तो इसकी स्थापना हो गई, और अब बहमनी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई। इस बहमनी साम्राज्य की राजधानी राजधानी थी इसकी गुलबर्गा, और इस गुलबर्गा का नया नाम इस अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या आपके हसन गंगू ने इस गुलबर्गा का नाम रख दिया था एहसानाबाद, एहसानाबाद, ठीक है। तो ये थी बहमनी साम्राज्य के स्थापित होने की पूरी कहानी, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। इसके बाद क्या हुआ, मैं मिटा रहा हूं इसको। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है, सॉरी 1 अक्टूबर से हो रहा है। तो अगर हनुमानगढ़ में अगर आप ऑफलाइन बैच में भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। पूरा का पूरा जो बैच फीस है, मैं थोड़ी सी बीच में बैच की भी जानकारी दे दूं। बैच ये ऑफलाइन है, ठीक, ऑफलाइन बैच है। आपके आरपीएससी, यूजीसी नेट और अदर, यानी अदर अगर किसी अन्य राज्य का जैसे कोई आपके सेट का एग्जाम हो गया राजस्थान में, इसी प्रकार अगर हरियाणा है तो वहां देखो इंडियन हिस्ट्री तो सभी जगह आएगी, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री सभी जगह आएगी। अच्छा, इनमें एक तो आपका फर्स्ट ग्रेड, एक आपका कॉलेज लेक्चरर जो अभी वैकेंसी चल रही है, और एक आपका यूजीसी नेट, इन तीनों का एक कंबाइंड बैच चल रहा है। अच्छा, कंबाइंड बैच में फायदा फर्स्ट ग्रेड वालों को भी है कि थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने को मिलता है, इनको तो है ही। और यूजीसी नेट और कॉलेज लेक्चरर, इनका तो सिलेबस पूरा का पूरा समुद्री है। तो सभी का कंबाइंड बैच शुरू हो रहा है आपके हनुमानगढ़ में 6/52 जो आपकी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है उसमें। और वहां पर हमारे ही एक मित्र के द्वारा एक नई संस्था की ओपनिंग की गई है, उसका नाम है फ्यूचर एकेडमी, फ्यूचर एकेडमी। तो यहां पर मैं बैच शुरू कर रहा हूं, क्योंकि देखो मेरा भटनेर क्लासेज है, ये तो है ऑनलाइन,
ऑफलाइन अभी तक नहीं स्थापित हुआ। और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अलग ऑफलाइन करूँ या कोई मेरा मित्र कर रहा है तो क्यों ना हम एक साथ ही कर ले। तो फ्यूचर, अच्छा स्पेलिंग FUTUR, नहीं आप कहोगे सर को आता नहीं। फ्यूचर एकेडमी में 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 2023 को बैच की टाइमिंग होगी 3 बजे। ठीक है, 3 से पहले पहले देखो सिलेबस एकदम से नहीं बढ़ा सकते, तो पहले तो 5 बजे तक, फिर 6 बजे तक होगा, फिर 7 बजे तक, या यहाँ से टाइम पहले कर दिया जाएगा। और अगर इसके संबंधित कोई और जानकारी लेनी है तो ये मेरा नंबर है और आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, फीस जो है वो बहुत ही कम रखी गई है, क्योंकि मैं भी सोचता हूँ कि जिस प्रकार से वर्तमान में लोगों की हालात बनी हुई है, जिस प्रकार से देख रहा हूँ किसानों की स्थिति वैसे खराब है, तो फीस बहुत ही कम रखी गई है। आप कम फीस में ये फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर और UGC नेट, अच्छा इसमें हिस्ट्री और जीके पेपर दोनों ही शुरू किया जा रहा है। हाँ, समय का ध्यान रखिए, 1 अक्टूबर 2023 बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने वापिस बहमनी साम्राज्य। ओके, वापिस चलते हैं जी बहमनी साम्राज्य। अच्छा, मैं सोचता हूँ कुछ मेन चीज मैं आपको दिखाई देता हूँ। बहमनी साम्राज्य, अच्छा अब देखो वो तो होगी स्थापना की कहानी। अगर इसकी मैं स्थापना की बात करूं तो स्थापना किसने की? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसका कार्यकाल कितना रहा तो ध्यान रखना 1347 से लेके और 11 साल आपके 1358 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इसका अन्य नाम, तो अन्य नाम इसका था हसन गंगू। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये पहले मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली के एक कोई गंगू ब्राह्मण था, उसका नौकर था। और उसी ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा यानी हसन एक दिन किसी राज्य का शासक बनेगा और इसके राजयोग लिखा हुआ है। तो इसी गंगू ब्राह्मण ने जो हसन नाम दिया था, इसी के आधार पर इसने अपने नाम को अलाउद्दीन हसन और बहमन शायद दिया था। ठीक, अच्छा दूसरी बात, इस राज्य की राजधानी कौन सी थी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी, तो इसकी राजधानी जो पहली राजधानी थी वो थी गुलबर्गा, और ये आपको पता है वर्तमान कर्नाटक में है। ठीक, और दूसरी जो राजधानी थी इसका नाम था बिदर। ये अपने आगे बढ़ेंगे, ताजुद्दीन फिरोज और उसके बाद उसका भाई जब अहमद खान शासक बनेगा, अहमद शाह शासक बनेगा, तो वो अपनी राजधानी बिदर स्थापित करेगा। तो अपने बाद में बात करेंगे। अच्छा, और पूरा का पूरा जो बहमनी साम्राज्य था इसके कुल प्रांत कितने थे, यानी इसका विस्तार कितना था? तो प्रांत पूछे तो 4। कौन कौन से? एक तो आपका यही हो गया गुलबर्गा, दूसरा बरार, तीसरा बिदर और चौथा दौलताबाद। ठीक है, तो ये कुल 4 प्रांत थे। इन चारों प्रांतों में जिन सूबेदारों की नियुक्ति की गई थी उनको वेतन की जगह जागीर भूमि दी गई थी। यानी अपने कह सकते हैं कि बहमन शाह ने एक प्रकार से सामंतशाही व्यवस्था को पुनः लागू किया था दक्षिण भारत। ठीक है, और इसके बाद और इसमें मुख्य रूप से साम्राज्य विस्तार, तो वो तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के साथ अपने पढ़े। ठीक है, तो ये चीजें हैं, मैं एक बार साफ कर देता हूँ कि वही चीजें अभी एकदम से कोई क्वेश्चन पुट हो जाए तो ध्यान रखना 4 प्रांतों में बांटा गया है और इन्हीं 4 प्रांतों के आधार पर एक शक्तिशाली बहमनी राज्य की स्थापना होती है। ठीक, अब मैं थोड़ा सा एक बार मैप पर लेके चलता हूं आपको। देखो मैप थोड़ा सा अच्छा शायद नहीं बनेगा। ठीक है, यहां था बहमनी साम्राज्य, ये था आपका विजयनगर। ठीक, और ये आपके गोवा का क्षेत्र, और इसकी अपने बात करके आ चुके थे। ये था रायचूर का दोआब। अब ध्यान रखना इस रायचूर दोआब को लेके हमेशा से बहमनी और विजयनगर में संघर्ष होगा, हमेशा संघर्ष होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। इस रायचूर दोआब को लेकर जो संघर्ष होता है, तो कोई भी शासक हो, लगभग कोई 1-2 को छोड़ देना, 1-2 का शासन है जो प्रारंभिक शासक थे,
उनका थोड़ा सा शांतिप्रिय शासन था। बाकी इस क्षेत्र को लेके बहमनी और विजयनगर दोनों में हमेशा से अनबन होगी। तो एक नंबर तो ये है, यानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जब बहमनी का शासक बना तब इसने रायचूर दोआब क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और इसका जो सेनापति था उस सेनापति का नाम था मुबारक खां, जिसने रायचूर क्षेत्र को अधिकार में लिया था। तो क्वेश्चन यहां से भी पुट हो सकता है कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का वो सुल्तान आपके सेनापति जिसने रायचूर द्वार पर अधिकार किया था, तो वो था आपका मुबारक खां। ठीक है। दूसरी बात, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये मैंने गुजरात ऊपर बनाना था, थोड़ा नीचे बना दिया। तो मैप में स्थानों को लेके, यानी मैं जो बता रहा हूँ वो निश्चित नहीं अभी वही है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जगह बता दूंगा कि किस प्रकार है। ये देखो पश्चिमी तट पर है। ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर एक बंदरगाह था, हालांकि ये बंदरगाह तो यहाँ था, लेकिन क्षेत्र का नाम है ये था, इसका नाम था दाभोल। और ध्यान रखना, इस दाभोल क्षेत्र पर जब बहमन शाह ने अधिकार कर लिया तो ये दाभोल क्षेत्र है, ये पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह बन गया। पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बहमनी साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, या पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह था। ठीक। इसके अलावा बाकी बहमन शाह है, ये उदार शासक था, करुणाशील था, और इसने विशेष बात यह है कि इसने हिंदुओं से जजिया कर न्याय लेने का आदेश दिया था। और ये भारत का पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं से जजिया कर की वसूली नहीं की थी। ठीक है। और इसके अलावा इसने 4 प्रांतों में बांटा था। 1358 ईस्वी में बहमन शाह की डेथ हो गई, लगभग आपकी 4 फरवरी 1358 को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद इसका जो बेटा था जफर खान, ये मोहम्मद प्रथम की उपाधि के साथ शासक बनेगा, मोहम्मद प्रथम। ठीक है। तो ये था आपका अलाउद्दीन बहमन शाह। और इसके काल में जैसे हिंदुओं को कुछ पदों पर नियुक्त किया गया था, जैसे मारवाड़ का एक व्यक्ति था दिलीप सिंह, तो उसको सद्र एक खासा खे, जो कि शाही अंगरक्षकों का जो प्रमुख व्यक्ति होता था, वो बनाया था मारवाड़ का दिलीप सिंह सद्र एक खासा खेल पद पर नियुक्त था। हालांकि यानी कह सकते हैं कि इसने एक धार्मिक रूप से एक अच्छी भावना के साथ शासन किया था और अच्छी एक लोकप्रियता प्राप्त की थी। ठीक है। तो ये था आपका बहमनी साम्राज्य और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।